हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है दिवाली सेल की। तो भाई दिवाली सेल बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दी है। ऑफलाइन मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी देखने को मिली है। टोटल सेल 25% बढ़ी है पिछले साल से। 6,05,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई भाई, जिसमें ग्रोसरी और एफएमसीजी 12% पे रहा है। और मुझे लगता है ये दिवाली बांटने का जो कल्चर होता है ना कि भाई तुम्हारे घर पे मैं डब्बे दूंगा, तुम मेरे घर पे डब्बे दो, ये भी एक बड़ा पार्ट प्ले कर रहा होगा इसके अंदर। गोल्ड ज्वेलरी 10% पे देखने को मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स 8% के ऊपर, कंज्यूमर ड्यूरेबल 7% के ऊपर, गारमेंट 7% और गिफ्ट आइटम 7% के ऊपर। तो हम मिठाइयाँ किसके अंदर कंसिडर करके चल रहे हैं, ग्रोसरी के अंदर या फिर गिफ्ट आइटम के अंदर? मुझे समझाओ भाई थोड़ा कमेंट सेक्शन के अंदर। ये अकाउंट्स वाले बता सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि कौन से हेड में कौन सा ढंग से जाएगा। बाकी टीयर 3 की बात करके चले तो 50% से ज्यादा ऑनलाइन सेल वहीं से आती हुई दिखाई दी है और ये बहुत बढ़िया चीज है। अडॉप्शन दिखाई दे रही है टीयर 3 सिटीज के अंदर भी। आप एक बार वो कह सकते हो टीयर 3 का नंबर बहुत बड़ा है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इसलिए वहां पर 50% से ऊपर का नंबर दिखाई दे रहा है। और मीशो इनके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है अब टीयर 1 वाली ऑडियंस बहुत मैच्योर हो गई है। जरूरी नहीं है वो दिवाली पे ही बैठ के लेगी, ऑफलाइन भी ले लेती है, हर जगह ले लेती है। अभी वो जो क्रेज आ रहा है ना ऑनलाइन का, वो टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 बियॉन्ड की तरफ जा रहा है। और अच्छी चीज ये है कि कैश ऑन डिलीवरी का जो पार्ट है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब क्या है? आपको शक है कंपनी के ऊपर, इसलिए आप कहते हो मेरे घर भेज, फिर मैं तेरे को पैसे दूंगा। असली प्रैक्टिस ये है, बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे भाई मेरे पास कच्चे का पैसा पड़ा, मुझे कच्चे का पैसा ठिकाने लगाना है, मैं पक्के का बैंक से नहीं निकालूंगा। ये बहुत ही कम पॉपुलेशन है, होगी, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये आपको मेजरली टीयर 1 टीयर 2 के अंदर ज्यादा दिखाई देगी। टीयर 3 वाले लोग ईमानदार है। तो ऑनलाइन पेमेंट वाला नंबर 48% पे जाता हुआ दिखाई दिया। कैश ऑन डिलीवरी 52% पे पहुंच गई है। तो बढ़िया है, एडॉप्शन आ रहा है। और हर कंपनी चाहती है भाई प्रीपेड ऑर्डर्स ही आए, जिससे कैंसिलेशन कम से कम होता है, रिटर्न कम से कम होते हैं, एक ऑनेस्ट ऑर्डर्स आते हैं। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा एप्पल का जो मार्केट शेयर इंडिया के अंदर है वो क्वार्टर 3 के अंदर 10% के ऊपर पहुंच गया भाई। कुछ टाइम पहले की बात है 4-5% के ऊपर होता था एप्पल, अब 10% पे पहुंच गया। मतलब 10% लोग एप्पल ले रहे हैं भाई। सोचा चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो वीवो 20% के ऊपर बैठा है, सैमसंग 14% के ऊपर और Xiaomi 13% के ऊपर। मुझे नहीं पता था Xiaomi अभी भी इतनी अच्छी मार्केट शेयर लेके बैठा है। मुझे लगता था Xiaomi अब लोग भूलने लग गए हैं। आपके पास कौन सी कंपनी का फोन है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। मेरे पास एक सैमसंग है, एक एप्पल का है। मेरे पास ये दो फोन है। मेरे घर पे एप्पल है, ऑफिस में पिक्सल है, स्टाफ के पास सैमसंग है। आप बताओ आपके नेटवर्क में कौन से एमआई तो मतलब मैंने ऐसा लगा था मुझे खत्म हो रहा है। बाकी इंडिया की जो लग्जरी मार्केट है वो $12.1 बिलियन पे जाती हुई दिखाई देगी 2025 के एंड तक। 10% से ग्रो कर रही है वाली मार्केट। और कहीं ना कहीं जो एप्पल की सेल बढ़ती हुई दिखाई दी है ना, ये इससे भी ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि भाई लग्जरी आइटम्स बढ़ने वाली है। अब देखो लग्जरी की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक तो ऑडियंस है शोशे वाली, और एक है जो एक्चुअली ब्रांड्स पहनना चाहती थी। मतलब अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो भाई नहीं होते थे बचपन में फट, तो कपड़े अच्छे नहीं पहने, कोई बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं देखे हमने। तो जब खुद से कमाना शुरू किया तो सबसे पहले जो जो चीजें थी जो जिंदगी में नहीं मिल पाई थी, हमने उसकी तरफ ज्यादा डिसाइड किया। उसके बाद जब वो चीजें पूरी हो गई फिर उसके बाद में थोड़े रिलैक्स हो गए। तो कहीं ना कहीं जो आज की यूथ है ना, अब वो पैसा कमाने लग गई है, उनके पास में पैसा आने लग गया है। प्लस जो इतना पैसा कमा भी नहीं रहे उनके पास अब क्रेडिट कार्ड है, उधार पे ले लेते, ईएमआई के ऊपर ले लेंगे टी शर्ट। बट उनको ब्रांड की तरफ जाने का ज्यादा शौक चढ़ गया है। जरूरी नहीं है मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। आजकल लग्जरी कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 5,000 ऑल्सो। लग्जरी के अंदर एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है, 81% जो नंबर्स आ रहे हैं वो फिजिकल स्टोर से आ रहे हैं, 19% ऑनलाइन बिकता है। और मुझे भी ऐसा लगता है कोई भी ऑडियंस हो, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये शोशे वाली अलग है, क्योंकि शोशे वाली तो ले लेगी ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है इसलिए वो ले लेते हैं। बट जो जेन्युइन ऑडियंस होगी जिसको लेना है, पहली बार लेना है, ब्रांड बड़ा पहनना है, तो वो जाके फील टच एंड फील पहन के वो सब कुछ कोशिश करता है। मतलब मैं तो उसी कैटेगरी के अंदर आता था। अब तो ये मान के चलो अब मेरे पास वो पुराना लॉट पड़ा है, नया मैं ज्यादा कुछ लेता नहीं, मतलब उस शोशे वाला। बट मेरे पास पुराना लॉट पड़ा, उसी को चला जा रहा हूँ। बॉडी शेप वैसे ही है। हाँ कभी कभार मोटा पतला लोगों को लगता है, बट वही कपड़े पहन लेता हूँ ना, इसलिए मोटा पतला लगता है। अगर इस टी शर्ट की बात करके चलोगे, 3-4 साल तो यूट्यूब पे पहनते हो, ए मैं देखो
चले जा रही है। देखो ब्रांड का ये तो फायदा है, लंबा चलता है, खराब नहीं होता। घिसो उसको पहन के जितना घिस सकते हो। पैसे तो आ गए पर मिडिल क्लास बंदा कहाँ जाएगा भाई, सोच तो मिडिल क्लास ही रहती है। बाकी वेदांता की बात करके चले तो उन्होंने 1060 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है Q2 के अंदर, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ जो प्रॉफिट आ रहा है, तकरीबन 40% प्रॉफिट 1060 करोड़ का सिल्वर से ही आया है। तो सिल्वर बहुत तेजी से बढ़ा है और इनको प्रॉफिट देखने को मिल गया है। बैलेंस शीट हेल्दी दिखाई दे रही है, सबको लग रहा है वाह भाई कंपनी ने क्या काम किया है। बाकी मीशो की बात करके चले तो उन्होंने 3914 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। पिछले साल से 12 टाइम्स इनके लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए भाई। दिस इज वेरी स्केरी अगर आप दूर से पिक्चर देखते हो तो। बट अगर नंबर्स पे डीप घुसते हो तो समझ में आता है कि भाई इन्होंने अपना डोमिसाइल शिफ्ट किया था। ये बाहर की कंपनी थी, इंडिया के अंदर इन्होंने शिफ्ट किया, जिसके चक्कर में इनको वन टाइम एक खर्चा करना पड़ा, उसके चक्कर में लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम नंबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो पिछले साल इनको 327 करोड़ का लॉस हुआ था और इस साल इनको 108 करोड़ का लॉस हुआ है, जिसमें से मैंने 3883 करोड़ रुपीस हटा दिए हैं, जो कि जो रिवर्स फ्लिपिंग करी है उसका खर्चा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अभी रिसेंट नंबर भी निकल के आया है, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर 289 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है इन्होंने। अब यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है, जो वन टाइम एक्सपेंस है उसको बांटा गया है। अब मैं समझाता हूँ ये गेम क्या होती है। आप अपनी बैलेंस शीट के ऊपर बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं दिखाना चाहते, इस चक्कर में आप अपना लॉसेस को बांट देते हो। फॉर एग्जाम्पल इस साल मान के चलो एक कंपनी ने 500 करोड़ का लॉस किया है एक्चुअली जो हुआ है उनको, बट वो ना रियलाइज नहीं करेंगे, मतलब अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। वो कहेंगे भाई इस साल 200 करोड़ का लॉस हुआ है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने 200 करोड़ का प्रॉफिट किया, वो 200 करोड़ का लॉस दिखा के इवन आउट करके काम चला लेंगे। अगले साल मान के चलो उनको फिर 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 200 करोड़ रियलाइज कर लेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, हर टाइप के लॉसेस की एक वैलिडिटी होती है, कई 8-8 साल तक भी चलते हैं। तो आप उनको उस टाइम तक खींच सकते हो। मेक इन इंडिया, अगर आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर आते हो तो भी ये वाली प्रोविजन बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो तो अपने सीए से पूछा करो, ये यूटिलाइज कर सकते हो चीजों को। अभी डोमिसाइल शिफ्ट क्यों किया गया, क्योंकि आईपीओ निकलने वाला भाई, सभी आईपीओ निकाल रहे हैं, आईपीओ का अभी ट्रेंड आने वाला है मान के चलो। अगर वाई कॉम्बिनेटर की बात करके चले तो वो 100x का रिटर्न देखेंगे। 1% होल्ड करते हैं वो इस टाइम पे मीशो के अंदर। इसके अलावा प्रोसेस 12.3% ओन करता है, सॉफ्ट बैंक भी 10% ओन करते हैं। कंपनी के जो फाउंडर्स है वो 18.5% के आसपास कंट्रोल करते हैं। एलिवेशन कैपिटल 14% ओन करता है, और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स है। बट भाई आईपीओ कैसा जाएगा ये देखने वाली बात है। और मैंने आपको पहले भी बोला है, मीशो को ई कॉमर्स कंपनी मत समझो, वो थोड़ा लॉजिस्टिक कंपनी के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं वो ई कॉमर्स है पर एक्चुअली लॉजिस्टिक है। अब आईपीओ की खबर निकल के आई है तो एडब्ल्यूएस और मीशो का पंगा हो गया। 127 करोड़ के अनपेड ड्यूज कह रहा है एडब्ल्यूएस। उनका कहना है कि भाई आपने हमारी होस्टिंग सर्विसेज यूज करी थी और इतना पैसा नहीं दिया। अब बेसिकली मीशो वाले शायद एडब्ल्यूएस से माइग्रेट कर गए हैं किसी और सर्विस के ऊपर। गूगल भी हो सकता है, और भी कोई हो सकता है, या फिर खुद का डेटा सेंटर भी हो सकता है। ये मैंने अभी रिसर्च नहीं किया है, बट एडब्ल्यूएस वालों का कहना है कि आपके $14.44 मिलियन के ड्यूज है भाई, जो आपने मिनिमम कमिटमेंट स्पेंड किया था, कुछ पेंडिंग फीस है, इंटरेस्ट है, आर्बिट्रेशन कॉस्ट है, वो सब कुछ मिला के मीशो वालों ने चीजें उल्टी कर दी है। उन्होंने कहा 86.49 करोड़ रुपए आपको हमको देने हैं क्योंकि हमको लॉसेस हुए हैं, हमारा काम रुक गया है। अब देखो तो समझाता हूँ होता क्या। AWS एक होस्टिंग प्रोवाइडर है जहां पर आपकी वेबसाइट ऐप वगैरह चलती है। तो अब मान लो वहां पर उनका सर्वर डाउन होता है, और मीशो जैसी कंपनी है तो उनका बिजनेस लॉस हो सकता है। तो अगर 1 मिनट का सर्वर डाउन हुआ तो ये शोर मचा सकता है कि भाई हमारा इतना ज़्यादा लॉस हो गया। ये ऑल्दो इसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं जहां पर कंपनी बच सकती है, बट शोर मच सकता है। इसके अलावा अब AWS वाले मूव कर रहे हैं मान लो गूगल क्लाउड की तरफ। अगर अब वो गूगल क्लाउड की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वेबसाइट कुछ टाइम के लिए डाउन हो सकती है। तरीके है कि वेबसाइट डाउन ना हो, पर डाउन हो सकती है कि कोई कोई रीजन के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए डाउन हो सकती है। डाउन मतलब वेबसाइट नहीं चल रही है, तो वहां पर कस्टमर आ रहा था खरीदने के लिए और वेबसाइट डाउन हो गई, भाई हमको लॉस हो गया। तो ये मीशो वाले इस टाइप से बोल रहे हैं। अभी आर्बिट्रेशन के अंदर एक केस चला गया है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी सेबी ने शैडोफैक्स के आईपीओ को भी अप्रूवल दे दिया है। फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर इन्होंने 1885 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जहां पर 12 करोड़ का इन्होंने लॉस देखा, जो कि इंप्रूवमेंट था। फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 142 करोड़ का लॉस देखा गया था। तो रेवेन्यू भी 33% बढ़ा है, लॉसेस भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। तो ठीक ठाक डायरेक्शन दिखाई दे रही है। बट आईपीओ निकाला जा रहा है जिसमें ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है, फ्रेश इक्विटी भी होने वाली है।
आएगा जब आईपीओ के प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी, वैल्यूएशन डिसाइड होगी, कितना होगा, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स कह रही है कि ये 2500 करोड़ रुपए का आईपीओ निकाल सकते हैं। पर आईपीओ आने दो, तब बात करेंगे क्या होने वाला है। इसके अलावा पीएनबी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है 10,000 करोड़ रुपए का लॉस हो सकता है उनको आरबीआई के नए रूल से। बेसिकली आप उसको लॉस नहीं कहोगे, आप ये कह सकते हो कि उनके 10,000 करोड़ रुपए ब्लॉक हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ आरबीआई का रूल क्या है, और मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरबीआई ने एकदम सेफ गार्ड मेजर्स ले रहे हैं और पिछले कुछ टाइम से कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं। पहले रूल समझाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आरबीआई क्या कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, ट्रेंड बताता हूँ आपको एक। तो आरबीआई ने ना रूल चेंज किया है। पहले रूल क्या हुआ करता था कि अगर मैं एक बैंक हूं, मैंने एक लोन दे रखा है, अब वो लोन डिफॉल्ट करता है या मुझे लगता है हो गया डिफॉल्ट ऑलमोस्ट, तब मैं उसके पैसे अलग से रखूंगा कि भाई ठीक है अब ये हो गया, अब मैं इसको चुकाने के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। क्योंकि बिजनेस तो ऐसे ही काम करता है ना, मैंने बैंक को पैसा दिया, मेरा पैसा बैंक ने आगे दे दिया, तो उस वो जो पैसे का गैप आया, अगर आगे वाला पैसा डिफॉल्ट करता है तो वो पैसा रखना पड़ेगा ना बैंक को, तो बैंक को अलग से निकाल के रखना पड़ता था। बट अब आरबीआई ने बोला है कि भाई आपको बिल्कुल भी शक है, मैंने आज किसी को लोन दिया, 6 महीने के बाद मुझे लगता है कि भाई ये बंदा डिफॉल्ट करेगा, चाहे उसका लोन 3 साल का है, मुझे लगता है 6 महीने के अंदर तो मुझे वो पैसा अलग से निकाल के रखना पड़ेगा। तो बेसिकली आरबीआई कोशिश कर रहा है कि बैंक ये ना हो कि पूरा पूरा लिक्विडेट कर दे अपने आप को, मतलब जितना पैसा पड़ा है सारा का सारा मार्केट में बैठ के डाल के बैठा है। आरबीआई ने एक रूल बना रखा है कि भाई आपको इतना पैसा रिजर्व में रखना है, इतना पैसा यहाँ पे रखना है, ठीक है उतना रखा हुआ है, पर बाकी सारा बांट दिया है। और मान के चलो उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट डिफॉल्ट कर जाता है तो बैंक क्रैश हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है। तो पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि गवर्नमेंट बैंक्स ने या प्राइवेट बैंक्स ने दबा के लोन दिया है, जहां पे उसमें थोड़ी सी बैकिंग गवर्नमेंट की भी थी। गवर्नमेंट कह रही थी कि ठीक है दो यार, मैं तुमको सपोर्ट करूंगी, बट लोन बहुत ज्यादा दिए गए हैं। पीछे से बहुत प्रेशर था कि भाई लोन ज्यादा से ज्यादा दो, और जो आपके जान पहचान वाले बैंक वाले उनसे पूछ लेना, ये वाली कहानी थी। ठीक है, अब बहुत सारे लोन्स दे दिए गए जो कि सही नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारे मैनेजर से बात करी है, उन्होंने मेरे को ये वाली बात बताई है कि भाई लोन दे दिए गए हैं बट सही नहीं है, वो कुछ फट सकते हैं बैंक। तो अगर लोन दे दिए गए और वो फट सकते हैं तो कहीं ना कहीं लोड आएगा पूरे बैंकिंग इकोसिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो पिछले कुछ टाइम से आरबीआई कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है, पहले तो उन्होंने बांट दिए, उसके बाद में अब वो बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आज से 6 महीने पहले भी मैं ये बात बोलता था, और मैं फिर से ये वाली, जब भी ये खबर आती है, ऐसी कोई खबर आती है, तो मैं ये बोलता हूँ कि कुछ ऐसा बड़ा होने वाला जो आरबीआई को पता है, हमको नहीं पता है। ऑल्दो 1 अप्रैल 2027 से ये लागू होगा, बट इससे अगर पीएनबी की बात करके चले तो उनका कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो है वो 0.85% घट जाएगा। मतलब अगर कुछ होता भी है तो उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। बाकी इनका जो सीएआर है वो 17.19% है, जो कि अच्छा माना जाता है। तो मतलब इतना बुरा हाल नहीं है अभी के टाइम पे, बट लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की बात करके चले तो 437 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया Q2 के अंदर इन्होंने। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1331 करोड़ का प्रॉफिट था भाई, बट अभी वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो घट गई है, जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो भी घटता हुआ दिखाई दिया है, और इनका ऐसा कहना है इनका एनपीए रेशियो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, 1.04% पे पहुंच गया, जो कि पहले 1.12% पे होता था। एनपीए का मतलब मान के चलो दिवालिया मान के चलो फिलहाल के लिए। मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाता है, भाई ये दिवालिया नहीं होता, ये नहीं होता, पर मान के चलो इतने % लोग डिफॉल्ट करते हैं, वो पैसे नहीं देंगे, वो पैसा डूब गया, जीरो हो गया। ऑल्दो बैंक के लिए एक बैड डेट करके एक सिस्टम बना हुआ है जहां पर वो बैड डेट को बेच देते हैं, वहां से कुछ ना कुछ उनके पास पैसा आ जाता है। बट अगर ऑन थ्योरी बात करके चले तो एनपीए मतलब पैसा डूब गया। इसके अलावा आरबीएल बैंक के एम्प्लॉयज की बात करके चले तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, $3 बिलियन की जो एक्विजिशन डील होने वाली है, जो यूएई एमिरेट्स एनबीडी है वो 60% स्टेक्स एक्वायर कर रहा है इनके, उसको लेके जो मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, सबके सब खुश है भाई ये डील से। कहीं ना कहीं बाहर का फंड आएगा, बैंक और तेजी से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा, बट शायद एम्प्लॉयज को लग रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है जब भी एक्विजिशन मर्जर होता है, जब भी कोई नई कंपनी आती है तो नया इकोसिस्टम लेके आती है, नए वैल्यूज लेके आती है, नए केपीआईज लेके आती है, किस तरीके से बिजनेस चलेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि रिडंडेंट होते हैं। रिडंडेंट मतलब मान के चलो एक ही काम करने वाले दो बंदे हैं, अभी के टाइम पे चल रहा था क्योंकि उतना ज्यादा इंस्पेक्शन नहीं हो रही थी, पर जैसी ये वाली डील्स होती है ना तो ये सारी चीजों को चेक किया जाता है कि भाई किसको निकालना है, किसको निकालना है। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है अपने आप एट्रिशन हो जाता है, मतलब लोग छोड़ के चले जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। जब भी होता है
मर्जर एक्विजिशन, तो ऐसा देखने को मिलता है कि एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं अपने आप, कई बार तो निकाल भी दिए जाते हैं, मतलब समझ जाओ। बाकी यूएस की बात करके चले तो वो इंडिया के टैरिफ को 15 से 16% पे ले जा सकते हैं। 50% चल रहा भाई इस टाइम, कहा जा रहा है कि भाई जल्दी ही ट्रेड डील हो सकती है। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रम्प की बात हुई है, डोनाल्ड ट्रम्प के सपने के अंदर हुई है, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी ने कहा है कि भाई ऑयल कम करेंगे, हम रशियन ऑयल नहीं लेंगे, ऑल्दो हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट कहा है धीरे धीरे करके कम करेंगे। हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प के सपने में आए हो, बट कंसर्निंग बात यह है, जो रिपोर्ट्स कह रही है वो ये कह रही है एग्रीकल्चर के ऊपर समझौता हो सकता है। इसी के चक्कर में तो सारा कलेश हुआ था। यूएस चाहता था एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ी लेवरेज मिल जाए, थोड़ा अपना माल इंडिया के अंदर डाल पाए। इंडिया वाले अगेंस्ट थे कि भाई नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं दबने देना, बट अब तो एग्री कर रहे हैं अगर रिपोर्ट सही है तो। डील के हिसाब से जो यूएस के नॉन जेनेटिकली मॉडिफाई कॉर्न होते हैं, सोया मील होता है, उन सबको इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत कुछ कहती है, रियलिटी में पता लगता है होता क्या है। इसके अलावा चाइना की बात करके चले तो उन्होंने यूएस के सोयाबीन इंपोर्ट्स को रोक दिया है। 2018 से पहली बार ऐसा किया है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है चाइना रिटेलिएशन के मूड में है, भाई हम तो नहीं झुकने वाले हैं। इसके अलावा चाइना की जीडीपी 5.2% बढ़ती हुई दिखाई दी Q3 के अंदर। यूएस ने पूरी कोशिश की है चाइना को ग्रो ना होने से, पर कहीं ना कहीं चाइना कॉन्स्टेंटली ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर चाइना और यूएस की डील नहीं होती है तो 155% का टैरिफ लग जाएगा 1 नवंबर से चाइना के ऊपर। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तो ट्रेड डील हुई थी ना, हम तुम पे इतने लगाए, तुम हम पे, ये चल रहा था, बट एट लास्ट फिर डोनाल्ड ट्रम्प झुक गए थे। तो यहाँ पर देखते हैं 1 नवंबर के बाद में क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए चाइना के ऊपर और चाइना उसमें से निकल के आ रहा है। जैसे एनवीडिया के सीईओ की बात करके चले तो उनका कहना है कि भाई ये गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती कर रही है, एक स्ट्रैटेजिक एरर है चाइना को रोकने से एआई वाले एक चीज के अंदर, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है वो 95% ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया, 0% पे पहुंच गया है, क्योंकि इनका जो मार्केट शेयर है चाइना के अंदर वो 0% पे पहुंच गया, 95% शेयर हुआ करता था। मतलब यही थे एआई प्रोवाइडर एक तरह से। तो कहीं ना कहीं यूएस ही कंट्रोल कर रहा था चाइना की एआई रेस को, बट डोनाल्ड ट्रम्प ने पंगे लिए। अब वहां पर बहुत सारी कंपनी हुआवे खड़ी हो गई है। जैक मा की कंपनी ने कुछ बना दिया है, वो अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स निकाले जा रहे हैं, वो कुछ कुछ निकाले और ओपन सोर्स करे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नुकसान ही होना यूएस को। अगर आप टेक न्यूज को फॉलो करोगे ना तो आपको समझ में आएगा भाई कितना ज्यादा एडवांस हो रहा है चाइना, चाहे यूएस कितना दबाने की कोशिश कर ले। जो देखता है टेक न्यूज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको लगता है कि ये चाइना एआई की रेस जीत जाएगा। बाकी एप्पल के प्राइसेस ऑल टाइम हाई जाते हुए दिखाई दिए है। आईफोन 17 की चाइना और यूएस के अंदर 14% सेल बढ़ती हुई दिखाई दी है, अगर हम 16 से कंपेयर करके चले तो पहले 10 दिन के अंदर। तो भाई ऐसा क्या हो गया आईफोन 17 के अंदर जो 16 में नहीं था? मुझे लगता है कि 16 एक बड़ा गेम चेंजर था, 15 से 16 एक बड़ा इंक्रीमेंट था, जहाँ पर बटन बटन कुछ कुछ चीजें लेके आए थे, एआई के नाम की गेम खेली जा रही थी, चाहे धोखा हुआ, झूठ बोला गया, कुछ भी था, बट कहीं ना कहीं वो एक लीप फॉरवर्ड दिखाई दे रहा था। 17 में ऐसा क्या हुआ है, या फिर लोगों को पैसा आ गया, अब लोग कह रहे हैं कोई नहीं 16 निकल गया, अब 17 ले लेते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग पुराने मॉडल्स चला रहे हो, वो वेट कर रहे हो, इतनी जल्दी सबके सब चेंज ना करते हो, तो फोन अब एज हो गया हो तो लोगों को लगा 17 एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। इसके अलावा जितनी एआई कंपनीज है बड़ी बड़ी, चाहे ओपन एआई हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, या फिर एंट्रोपिक हो गया, सब इंडिया के अंदर हायर कर रहे हैं भाई। और मैं ये नहीं कह रहा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो और आप इस कंपनी में लग जाओ, ये बेसिकली सेल्स वाले बंदों को हायर किया जा रहा है, क्योंकि अब एआई की रेस जीतनी है तो एआई की रेस अच्छे मॉडल से तो जीती जाएगी, बट उससे इंपॉर्टेंट है अच्छे क्लाइंट। अभी एक लेवल पे आगे ना सारे एआई ठीक ठाक काम कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए, मतलब कंटेंट लिखवाना है तो जेमिनी भी अच्छा लगता है, चैट जीपीटी भी अच्छा लगता है, एंट्रोपिक भी अच्छा लगता है। नंबर्स एनालाइज करने बेसिक लेवल पे सबके पास मॉडल है जो नंबर्स अच्छे लेवल पे एनालाइज कर देते हैं। कोडिंग के अंदर आप कह सकते हो कि इस टाइम पे एंट्रोपिक थोड़ा आगे है। कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च अगर इंटरनेट से कुछ निकाल के लाना है, मुझे लगता है जेमिनी थोड़ा बेटर है। और अगर पर्सनलाइजेशन की बात करें चलो तो उसमें चैट जीपीटी ज्यादा अच्छा है। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें ना बिजनेस लेवल पे उतना रोल इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करने वाली। बिजनेस चाहता है उनका जो इकोसिस्टम है उसमें एआई आ जाए, एआई इनसाइट्स आने लग जाए और वो सारे मॉडल कर सकते हैं, तो जो बेच पाएगा वो जीत जाएगा रेस को। अभी एंट्रोपिक बिजनेस क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा ऑनबोर्ड कर रहा है,
चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन लेके चैट जीपीटी प्रॉफिटेबल नहीं होगा अगर हम जैसे लोग लेंगे। चैट जीपीटी तभी प्रॉफिटेबल होगा जब बड़े-बड़े एंटरप्राइज़ मान के चलो रिलायंस, टाटा सबके सब चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं अपने बैकएंड के अंदर। ऑल्दो उन्होंने मेटा से डील करी है रिलायंस वालों ने तो। इसके अलावा फैल एआई की बात करके चले तो $250 मिलियन रेज़ करे भाई। पिछले 3 महीने के अंदर 3 गुना हो गई वैल्यूएशन। जिनको नहीं पता फैल एआई है क्या? फैल एआई भी एक होस्टिंग कंपनी है मान के चलो। एक एडब्ल्यूएस का अल्टरनेटिव मान के चलो बट फॉर एआई। यहाँ पर आपको जीपीयूज़ मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हो पर मिनट बेसिस के ऊपर, पर इंस्टेंस बेसिस के ऊपर। अगर हम चाहें तो ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि जैसे आपने कुछ कमांड मारी इमेज जनरेशन के लिए, तो उस इमेज जनरेशन के लिए मुझे XYZ मॉडल का यूज़ करना है, जो कि ओपन सोर्स है। तो मैंने वो ओपन सोर्स मॉडल इसमें डाल रखा है या इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऐसा भी होता है इनके पास एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पर कमांड जाएगी, वहाँ पर कमांड जाने के बाद वो आउटपुट देगा मेरे को। मान लो उसमें उस पूरे प्रोसेस के अंदर 1 मिनट लगा, तो मुझे सिर्फ 1 मिनट के पैसे दे दें और इसी चक्कर में बहुत सारी कंपनीज़ को यूज़ करती है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब अ ख़ैर, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।